So guys, welcome back to my channel। तो आज की इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही रीड करने वाले हैं। अच्छा, वैसे जो हमारे आसपास प्लांट्स हमें दिखते हैं, जो घर के बाहर प्लांट्स लगे होते हैं, वो भी क्रॉप्स होते हैं क्या? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि क्रॉप होती क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम सीखेंगे चैप्टर में, तो क्रॉप का मतलब भी जानना जरूरी है, जो कि हम इसी पेज पे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्रॉप वो प्लांट्स होते हैं, वो एग्रीकल्चर होता है जिसमें हम एक बहुत बड़ी लैंड पे एक ही तरह का प्लांट ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फील्ड में व्हीट ग्रो किया तो वो व्हीट की क्रॉप हो गई। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल जैसे बाहर लगे हुए प्लांट्स वो क्रॉप नहीं होती, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड वो लार्ज क्वांटिटी में नहीं होते। हम क्रॉप लार्ज क्वांटिटी में लार्ज फील्ड पे एक ही टाइप की ग्रो करते हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो ये बहुत सिंपल सी लाइन दी गई है। इसमें हमें दिया हुआ है कि पहेली और बूझो जो है वो अंकल के घर में जाते हैं, अपने अंकल्स हाउस में जाते हैं समर वेकेशन में। ठीक है, और उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर है। ठीक है, और एक दिन ना उन्हें उनकी फील्ड में दिखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें लाइक खुरपी, सिकल, शावल, प्लो एटसेट्रा। इन सब का नाम आपने सुना ही हुआ होगा। ठीक है, तो ये उन्हें देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। तो देखो, यहाँ पे ना ये बूझो कह रहा है कि मुझे ये जानना है कि हम इन टूल्स को कहाँ और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आपको भी जानना है, मुझे भी जानना है। ठीक है, तो चैप्टर रीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यू हैव लर्न्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? तो हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए खाना चाहिए। ठीक है, खाने के बिना कोई कैसे जी सकता है, खाना पानी वो उन्हें चाहिए जीने के लिए। और प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना फूड खुद भी बना सकते हैं। और आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं। ऑब्वियसली हम सब ने पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं। Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? अब animals, जीव जंतु, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमें इंक्लूड करते हुए हम सब अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हम डिपेंडेंट, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। तो एनिमल्स कहाँ से फूड लेते हैं? हमें पता है प्लांट्स से हमें फूड मिलता है। ठीक है, यहाँ पे है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमें खाना क्यों खाना होता है? हमें खाना होता है न्यूट्रिशन के लिए, अपनी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए। यहाँ पे आगे दिया हुआ है, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस हैं जिन्हें हमें कैरी आउट करना होता है। इन लाइफ प्रोसेसेस के बिना हम जी नहीं सकते। डाइजेशन है, जो हमारे पेट में जाकर खाना ब्रेक डाउन होता है, पचता है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है और डाइजेशन में जो हेल्प करता है। और एक्सक्रीशन, जो हमारी बॉडी से खाना बाहर निकलता है। ओके, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स बोथ। ठीक है, हम जो ह्यूमंस होते हैं, हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है एक, तो दूसरा एनिमल से मिलता है। प्लांट से हमें अलग अलग फूड मिलता है, एनिमल से हमें अलग अलग फूड मिलता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? That's the point. अब देखो, हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं। ठीक है, कई करोड़ लोग हमारी कंट्री में हैं।
अब खाना तो सबको चाहिए, ठीक है, सबको जीने के लिए खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो हम इतनी वास्ट पॉपुलेशन को खाना कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, फूड जो है वो एक बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होना होता है, तभी तो इतनी वास्ट पॉपुलेशन को फूड मिल पाएगा, राइट। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देखो अब इतनी वास्ट पॉपुलेशन को हमें फूड प्रोवाइड करने, तो उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन यानी एक फील्ड है वहाँ पे अब रेगुलरली प्लांट्स ग्रो होने चाहिए, तभी तो इतनी वास्ट पॉपुलेशन को फूड मिल पाएगा। अगर एक बार ग्रो हो गए और बाद में ग्रो नहीं हुए तो सभी को रेगुलरली फूड नहीं मिलेगा, इसलिए रेगुलरली उस फील्ड में जो है क्रॉप्स ग्रो होनी ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंडली अब चलो हमने रेगुलर हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उस फील्ड में, पर क्रॉप्स अच्छी हमें ग्रो कैसे होंगी, जब हम उस फील्ड में प्रॉपरली वाटर देंगे, है ना, पानी चाहिए, इरिगेशन पानी चाहिएगा फील्ड को क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए। सेकेंडली उसे प्रॉपर फूड भी चाहिएगा ग्रो होने के लिए। अब खाना और पानी, मैं फूड लिख रही हूँ, प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे हमें खाना चाहिए ऐसे फील्ड को प्लांट्स को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और वो हम उन्हें कैसे दे सकते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके हम प्रॉपरली न्यूट्रिशन दे सकते हैं प्लांट्स को। वैसे तो सॉइल में बहुत न्यूट्रिशन होता है, बट स्टिल टू ऐड ऑन द न्यूट्रिशन टू द सॉइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स देयर वी यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, आगे मैन्योर और फर्टिलाइजर भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद चलो हमने उन्हें अच्छे से खाना पानी दे दिया, अब अच्छे से उन्हें सब कुछ मिल गया। अब जो क्रॉप्स है वो भी ग्रो हो गई, ठीक है। अब इतनी वास्ट कंट्री में उन क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना होगा। अब हमारे पास जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स को हर जगह अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, तभी वो सभी के पास पहुंच पाएगी। तो इसीलिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आगे दिया हुआ है, टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, यानी 10,000 BCE तक पीपल नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब वो एक जगह पे रहते थे। अब वो वहाँ पे जब उन्हें फूड और वाटर या शेल्टर के लिए जब वो वहाँ पे रहते थे, तो जब वहाँ पे उन्हें फूड या फिर वहाँ का वाटर ख़त्म हो जाता था तो वो नेक्स्ट जगह पे मूव कर जाते थे और वहाँ का फिर फूड और मतलब रिसोर्सेज वहाँ के कंज्यूम करते थे, यानी दे यूज्ड टू मूव ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये टर्म आपने SST में पढ़ी ही होगी, ठीक है। दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। यस, फूड और शेल्टर के लिए वो ग्रुप्स में जाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो जो है कच्चे ही फल और सब्जियां खाते थे जो कि उन्हें नेचुरली पेड़ से मिल जाती थी, और वो जो है एनिमल्स को हंट करते थे खाना खाने के लिए। एनिमल्स को किल करके वो उनसे फूड लेते थे। लेटर they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. बाद में उन्हें जब नॉलेज होने लगी तो फिर वो खुद से ही, उन्हें अब नेचुरली ग्रोन ट्रीज से रहने की नीड नहीं होती थी, उन्होंने खुद से ही ग्रो करना स्टार्ट कर दिया क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस और अदर फूड क्रॉप्स अपनी कंजप्शन के लिए। Thus was born एग्रीकल्चर, ठीक है, और वहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, वहाँ से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रॉप की डेफिनेशन दी हुई है, जब प्लांट्स, एक ही टाइप के प्लांट्स एक जगह पे कल्टीवेट किए जाते हैं ऑन लार्ज स्केल, बहुत लार्ज स्केल पे, उसे हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी
कि क्रॉप किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स आर ग्रोन इन अ फील्ड दैट आर ऑफ वीट. जैसे कि अगर वीट की है क्रॉप हमारी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड में वही प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे, वीट के प्लांट्स ही ग्रो किए जाएंगे और किसी प्लांट को ग्रो नहीं किया जाएगा उस फील्ड में. ठीक है, तो उसका मतलब हुआ वीट की क्रॉप. ओके, आगे दिया हुआ है यहाँ पे, you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. हमें ऑलरेडी पता है कि जो क्रॉप्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. डिफरेंट टाइप्स जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है. These can be classified on the basis of season in which they grow. अब अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. लाइक व्हीट हम अलग सीजन में ग्रो करते हैं, हम राइस अलग सीजन में ग्रो करते हैं. ऐसे डिफरेंट क्रॉप्स को हम डिफरेंट सीजन में ग्रो करते हैं. और सभी क्रॉप्स का एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिस सीजन में वो बेस्ट ग्रो कर सकती है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Yes, India एक बहुत ही large country है, बहुत vast country है, काफ़ी एरिया में फैला हुआ है. तो climatic conditions अलग अलग होती है. लाइक राजस्थान में अगर हर टाइम गर्मी रहती है, धूप होती है, मतलब गर्मी का मौसम रहता है राजस्थान में दिन के टाइम में. वहीं लाइक मौसिनराम में हमेशा बारिश ही होती है, जनरली ऑल ईयर बारिश रहती है. कश्मीर साइड वहाँ पे ठंड पड़ती है. तो इस टाइप से अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, अलग अलग टेम्परेचर होते हैं. ओके, अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग कंट्रीज में ग्रो की जाती हैं. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, two broad cropping patterns can be identified. These are, ठीक है, तो दो मेन क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं इंडिया में. ये दो मेन होते हैं. तो ये हैं, फर्स्ट है हमारा खारिफ क्रॉप्स और सेकंड है हमारा राबी क्रॉप्स. ठीक है, तो ये दो टाइप के क्रॉप्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं. द क्रॉप्स which are sown in the rainy season are called kharif crops. ठीक है, वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं हमारे इंडिया के रेनी सीजन में, उन्हें हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. ठीक है, अब इंडिया में रेनी सीजन कब होता है हम सभी को पता है, जून से सितंबर में होता है. तो उस टाइम में खारिफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स. ठीक है, हाँ, तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे खारिफ क्रॉप्स के. सो दीज वर खारिफ क्रॉप्स. ऑन द अदर हैंड देयर आर रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन. यस, जिन क्रॉप्स को हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, खारिफ क्रॉप्स रेनी सीजन और रबी क्रॉप्स विंटर सीजन. और टाइम दिया हुआ है अक्टूबर टू मार्च. अक्टूबर से मार्च के बीच में हम जो ग्रो करते हैं are called rabi crops. Examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें. ठीक है, तो आगे देखिए. Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. ठीक है, इनके अलावा pulses और vegetables समर में ग्रो किए जाते हैं बहुत जगहों पे. ठीक है, तो मतलब ये तो दो हमें मेन दिए हुए थे, रेनी सीजन में खारिफ क्रॉप्स और विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स. ये दो हमें मेन दिए हुए थे. उसके बाद है हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बेसिक प्रैक्टिसेस क्रॉप प्रोडक्शन की. उसके बाद बूझो कहता है व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन. कि पैडी जो है हम उसे विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते. पहेली फिर कहती है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन. अब जो पहेली है वो बहुत इंटेलिजेंट है. वो बूझे को बताती है कि जो पैडी है उसे बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, इसीलिए हम उसे रेनी सीजन में उगाते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में ऑब्वियसली उसे काफ़ी ज़्यादा वाटर मिलेगा. ठीक है,
तो ऐसे जो क्रॉप्स होती हैं उनकी पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस सीजन में वो ग्रो की जाएंगी। क्लियर? Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. Cultivation crops की वो अलग अलग activities involve अलग कल्टीवेशन जो है क्रॉप्स की वो अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है जो कि फार्मर्स अंडरटेक करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यू मे फाइंड that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो इसमें यह कहा गया है कि हम you may find that these activities are similar to those, ये जो activities हैं जो कि farmers यूज करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो सिमिलर है उनके जो कि एक गार्डनर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करता है, या फिर हम जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो करते हैं अपने हाउस में वो उन्हीं से सिमिलर है। ठीक है, दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर ये जो टास्क होते हैं इन्हें रेफर किया जाता है टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो इन टास्क को, इन प्रैक्टिसेस को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो, तो यहाँ पे ये दी हुई है। फर्स्ट है प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। हम इन 7 के 7 को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल सोइंग है। नेक्स्ट प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को प्रिपेयर करते हैं हम जिससे कि हम वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो कर सके, लाइक उसमें फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करते हैं, या जो टॉप मोस्ट लेयर होती है जो कि रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में हम उसे मिक्स करते हैं एंड ऑल दैट। नेक्स्ट हमारा सोइंग में बीज डालते हैं हम जिससे कि प्लांट ग्रो कर सके। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, हम मेन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं क्योंकि देखो अब जैसे ये जो प्रोसेस होता है ना ये बिल्कुल एक बच्चे को ग्रो करने की तरह होता है। बच्चे को ग्रो करने के लिए हमें उसे अच्छे से नर्चर करना है ना, तो उसके लिए हम उसे खाना देते हैं। ऐसे ही हम प्लांट को खाना देते हैं, उसका खाना क्या है? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। हम उसे पानी देते हैं, इरिगेशन, जैसे बच्चे को पानी देते हैं हम ऐसे ही प्लांट्स को वाटर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। अब जैसे बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स भी क्या बोलते हैं, आपको भी बोलते होंगे कि इस बच्चे से दूर रहना, ये अच्छा बच्चा नहीं है, ये भी अच्छा बच्चा नहीं है, इससे भी दूर रहो। हाँ ये अच्छा बच्चा है, ये अच्छे नंबर लेके आता है, तू भी इसके साथ रहे, तू भी अच्छे नंबर लाएगा, बोलते हैं ना ऐसे। तो ऐसे ही ना प्लांट्स को भी ना हमें प्रोटेक्ट करना होता है वीड से। प्लांट्स के लिए गंदे बच्चे ना ये वीड्स हैं जो कि इन्हें खराब कर सकते हैं, तो हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना होता है वीड से। वीड एक्चुअली खराब नहीं करते, ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमें क्यों प्रोटेक्ट करना होता है वीड से और कैसे करते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग, अब जब क्रॉप ग्रो हो गई है तो उसे हमें रिमूव भी करना होगा, हमें उसे लेना भी होगा जिससे कि सेलिंग हम कर सके या फिर हम उसे अपने यूज़ के लिए रख सके। नेक्स्ट है स्टोरेज, हम अब जब हार्वेस्टिंग होगी तो स्टोरेज भी करनी ही पड़ेगी हम जो हमने क्रॉप्स ग्रो किए हैं उनकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन। इसमें क्या है? The preparation of soil is the first step before growing a crop. तो प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. ये बहुत important टास्क होता है एग्रीकल्चर में, is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. ठीक है, तो ये क्या करती है? अलाउ करती है ये रूट्स को, जिससे कि रूट्स जो है अंदर तक जा सके और ये ऊपर की जो टॉपमोस्ट लेयर होती है उसे लूजन कर देती है। ठीक है, हार्ड नहीं रहने देती है। जो कि अलाउ करती है रूट्स को ब्रीथ करने में, जैसे ऑक्सीजन लेने में, मिनरल्स वगैरह लेने में ईजीली व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अब जब रूट्स नीचे नीचे जाएंगी और बड़ी होंगी तो ये हेल्प करती है उन्हें। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली? जो लूजनिंग है सॉइल की वो कैसे अलाउ करती है रूट्स को ब्रीथ ईजीली? ठीक है, द लूजन सॉइल
helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. लूजन सॉइल क्या करती है? ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म. अर्थवर्म आपको पता होगा, वो जो छोटे छोटे कीड़े से होते हैं, लाइक एनिमल होते हैं एक टाइप के अर्थवर्म, अगर आपको नहीं पता तो. और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है. अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये फार्मर्स के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है, बहुत पक्के दोस्ती है इनकी फार्मर से. कैसे? क्योंकि ये जो है ना टर्न कर देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. क्योंकि ये सॉइल को लूजन कर देते हैं और उसमें और ह्यूमस ऐड करते हैं. अब ह्यूमस ऐड किया है, लूजन किया है, तो इससे क्रॉप अच्छी ग्रो होगी और इससे फायदा हो गया ना फार्मर्स का. अगर अच्छी क्रॉप ग्रो होगी तो उन्हें अच्छे रेट पे वो सेल हो जाएगी, है ना. तो इसलिए बहुत अच्छे दोस्त होते हैं फार्मर्स के. बट why the soil needs to be turned and loosens? क्यों जरूरी है सॉइल का लूजन होना, टर्न होना? ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे. You have learned in the previous classes that the soil contains minerals, water, air and some living organisms. हमें पता है कि जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं. इन एडिशन, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स. जो डेड प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो डीकम्पोज जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. जो सॉइल में डेड प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिजम्स जो है वो डीकम्पोज कर देते हैं. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक टू द सॉइल. ठीक है, इस तरीके से जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में रिलीज हो जाते हैं. जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे अपना इफेक्ट करेंगे, जब वो उन पे इफेक्ट करेंगे तो फिर डेड ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिएंट्स बचे हुए होंगे वो सब रिलीज हो जाएंगे सॉइल में. ठीक है, These nutrients are again absorbed by plants. अब ये जो nutrients रिलीज हो गए ना, अब ये सॉइल में फैल गए हैं, तो अब जब प्लांट्स ग्रो होंगे तो फिर प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, since only a few centimeter of the top layer of soil supports plant growth. अब कुछ ही सेंटीमीटर है टॉप लेयर का जो कि सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ को. Plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Clear? Thus, next page पे चलते हैं. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. Importance I hope आपको clear है loosening and turning की soil. I hope आपको ये importance clear है turning and loosening of soil की. Clear? Next आगे बढ़ते हैं. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. जो process, इस process को हम बोलते हैं tilling और plowing. Tilling या plowing हम इस process को बोलते हैं. plow आपने एक सुना होगा नाम, एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल का नाम होता है plow. यहाँ पे हमें दिया हुआ है plow, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में. तो इससे हम टिलिंग या फिर प्लोइंग कर सकते हैं. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो. आ गया. प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. जो प्लो होते हैं वो बने होते हैं वुड या फिर आयरन के. ये देखो, ये रहा, ये होता है एक प्लो. दिस इज कॉल्ड प्लो. ठीक है, ये जो आप ये ब्राउन देख पा रहे हो ये सब बना हुआ है वुड का, और ये जो आप आगे देख पा रहे हो ना ये आयरन का बना हुआ है. ठीक है, तो ये जनरली वुड से बने हुए होते हैं, वुड और आयरन. नेक्स्ट है इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई. अगर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. अगर जो सॉइल ड्राई होती है तो उसे वाटर देना होता है प्लोइंग करने से पहले. द प्लॉड फील्ड
मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। अब जो प्लॉट फील्ड है उसमें काफ़ी सारे क्लम्प्स ऐसे इकट्ठी हुई सॉइल हो सकती है, क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स, और इन क्लम्प्स ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं क्रम्प्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। ठीक है, ये जो है नेसेसरी होता है इन क्रम्प्स को ब्रेक करना। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग द फील्ड यानी जो फील्ड है हमारे उसके ऊपर जो सॉइल है उसे लेवल करना। ठीक है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, लेवल में होनी चाहिए, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। सोइंग यानी हम जो बीज डालते हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है, और इरिगेशन जो हम वाटर डालते हैं उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके बाद है लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। जो लेवलिंग हम करते हैं सॉइल की वो किसकी हेल्प से करते हैं? एक लेवलर की हेल्प से। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार हम मैन्योर को टिलिंग से पहले यानी प्लॉइंग से पहले डाल देते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। ठीक है, ये जो है हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। जो सॉइल की टॉप लेयर होती है ना उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और प्लॉइंग की हेल्प से हम जो है उस न्यूट्रिएंट को काफ़ी, और जो सॉइल होती है नीचे उससे मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। ओके, और जो सॉइल है उसे मॉइस्ट किया जाता है सोइंग करने से पहले। मूविंग अहेड, यहाँ पर है एग्रीकल्चरल implements. Before sowing seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. हमने ऊपर पढ़ा soil clumps को हम क्रम्प्स बोलते हैं। तो सोइंग करने से पहले, हम जो सीड्स की सोइंग करते हैं, सोइंग करने से पहले ये बहुत नेसेसरी है कि उन क्लम्प्स को ब्रेक कर दिया जाए जिससे कि हमें बेटर यील्ड मिल पाएगी। ओके, अब ये जो ब्रेक करते हैं हम क्रम्प्स को, ये होता है अलग अलग टूल्स की हेल्प से। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स फॉर दिस पर्पज आर प्लो। ठीक है, मेन टूल्स होते हैं प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। तो ये 3 मेन टूल्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट इज प्लो। तो प्लो क्या है? This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. ठीक है, अब जो प्लो है ना वो बहुत ट्रेडिशनल आइटम है जो कि बहुत पहले यूज़ किया जाता था, बहुत पहले का टूल है ये। और ये क्यों काम होता था, क्यों यूज़ किया जाता था? प्लोइंग करने के लिए, टिलिंग, प्लोइंग कुछ भी बोल लो, और क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए, वीड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए, और सॉइल को टर्न करने के लिए। अब दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। ठीक है, यहाँ पे नीचे इमेज में हमें दिया हुआ है, ये जो है ये जो हमारा पूरा सब्सटेंस है ना, ये जो बुल्स लेकर घूम रहे हैं, ये पूरा इस टूल को बोलते हैं हम प्लो। ठीक है, ये 2 बुल्स ने कैरी किया हुआ है जिससे कि ये जो नीचे की लैंड है ना, इस पे प्लोइंग की जा रही है, सॉइल प्लोइंग की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है इजीली हो सकती है 2 बुल्स की हेल्प से, या फिर हम और भी एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है हॉर्सेस एंड कैमल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं while plowing. Okay, so it contains a strong triangular iron. It contains क्या हो गया ये? या ये ना बीच में अपने आप ऐसे सेलेक्ट हो जाता है सारा हाईलाइट करते हुए। तो it contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long rod of wood which is called a plow shaft. ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है, this is ये पार्ट है पूरा प्लो शाफ्ट, और
प्लोशेयर, ये है प्लोशेयर जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है प्लोशेयर, ठीक है, प्लोशाफ्ट, प्लोशेयर। और यहाँ पे ये बीम भी दिया हुआ है, ये पार्ट, दिस इज बीम, जो कि इसे एडिशनली यूज किया जाता है बुल्स के ऊपर स्टेबल करने के लिए, ठीक है। मूविंग अहेड, देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, एक हैंडल होता है at one end of the shaft, the other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck। मैंने अभी आपको दिखाया था, वो जो पार्ट मैंने आपको दिखाया था वो था बीम, जो कि बुल्स की नेक के पीछे प्लेस किया जाता है। one pair of bulls and a man can easily operate the plow, यानी एक पेयर बुल्स का यानी दो बुल और एक मैन प्लो को ऑपरेट कर सकते हैं। बट ये जो प्लो होता है ना, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये एंशियंट टाइम में यूज़ किया जाता था। अब जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है तो एंशियंट टाइम या ट्रेडिशनल टाइम में इसे यूज़ किया जाता था। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इट इज increasingly being replaced by iron plow nowadays इसे हम रिप्लेस करते जा रहे हैं। पहले की किसका बना होता था, ये वुड का, ठीक है, तो आजकल हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं आयरन के बने हुए प्लो से नाउअडेज, ठीक है। मूविंग अहेड, आगे है हमारे पास हो। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। अब जो वीड्स रिमूव करने के लिए, वीड्स क्या होते हैं, ये टर्म काफी बार आ चुकी है। वीड्स ना एक अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि हमारी फील्ड में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, मान लो एक फील्ड है हमारी, लाइक यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, दिस इज आवर फील्ड, ओके। अब यहाँ पे ना हमने लाइक ऐसा राइस ग्रो किया है, आई नो राइस ऐसे नहीं होते, बट अज्यूम वी हैव ग्रोन राइस हेयर, ठीक है, हमने यहाँ पे राइस की क्रॉप्स ग्रो की है। अब इन्हीं राइस के बीच में क्या ग्रो हो गई ग्रो ग्रास, काफी सारी ऐसी ग्रासेस यहाँ पे ग्रो हो गई। अब उन ग्रासेस को हम वीड्स बोलते हैं जो कि अनवांटेड है। हमें तो वीड चाहिए ना अपनी फील्ड में, ग्रास ग्रो क्यों हो रही है। अब देखो, होने तो भाई, ग्रास ग्रो हो जाएंगी, हमें क्या, अपना खुद ही फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, खुद फूड ले रही है, बड़ा इनसे फूड ले रही है ना। बट नहीं, ये ना क्या करती है, अब जैसे ये जो ग्रासेस होती हैं ये कंज्यूम करती हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड स्पेस, ये तीन चीज़ें ये कंज्यूम करती हैं। अब जो हमारी फील्ड है उसके ऊपर हमने ग्रो की है राइस, तो अब जो स्पेस राइस को चाहिए उतना स्पेस ग्रासेस भी तो बीच बीच में ले रही हैं। अब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें देने थे राइस को। अब ग्रास ग्रो हुई है तो ग्रास को भी तो मिलेंगे ना न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि वे भी तो ग्रो हो रही हैं। तो इस वे में जो वीड्स होते हैं वो ऐसे अनवांटेड होते हैं एंड प्लांट्स को ग्रो करने में कठिनाई देते हैं, क्योंकि उन्हें भी उतनी अमाउंट का न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सॉइल से। अब इसे थोड़ा और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हमारा आएगा ये वीड का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, इट हैज़ अ लॉन्ग रोड और वुड ऑफ आयरन, अ स्ट्रॉन्ग रोड एंड अ बेंड प्लेट ऑफ आयरन फिक्स्ड to one end of it and works like a blade, it is pulled by animals। तो इसे भी हम एनिमल्स से ही पुल किया जाता है। लाइक ये यहाँ पे इसका डायग्राम दे रखा है, व्हाट इज अ हो, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये है बेंट प्लेट, ये दिस इज बेंट प्लेट, और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड अ हैंडल, इसे ग्रिप के लिए यूज किया जाता है, दिस इज ग्रिप। बीम, वही जो बीम हम एनिमल्स के ऊपर रखते हैं वही है ये जो प्लो में था बीम, और ये है जो ये लॉन्ग सी है, दिस इज रॉड, ठीक है। तो ये है हमारा हो, ठीक है। और इसकी एक स्ट्रॉन्ग रोड होती है जो कि बनी होती है आयरन या वुड की, हमने ऊपर अभी रीड किया था। Moving ahead, here we have our cultivator, ठीक है, this is
cultivator. Nowadays, pulling is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator save labor and time. तो मैंने आपको ऊपर बताया था प्लो करवाते हुए कि आजकल प्लो का बहुत कम यूज़ किया जाता है. एंशियंट टाइम में प्लो एंड हो वगैरह यूज़ किए जाते थे. आजकल कल्टीवेटर्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो एक मशीन है और वो लेबर भी सेव करता है और टाइम भी सेव करता है. अब हो के लिए या फिर प्लो के लिए हमें दो बुल्स भी चाहिए, दो एनिमल, पेयर ऑफ एनिमल चाहिए, या हॉर्स, बुल्स, कैमल्स चाहिए और एक ह्यूमन भी चाहिए, है ना. और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है क्योंकि वो मैनुअली किया जा रहा है. बट ट्रैक्टर एक मशीन है जो कि हमारा काम ईजी कर देता है. ठीक है, तो आजकल यही ज़्यादा यूज़ होता है. और प्लो और हो जो है थोड़ा एंशियंट टाइम में यूज़ होते हैं. तो ये था हमारा टॉपिक किसका, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का. नाउ नेक्स्ट इज सोइंग. ठीक है, सोइंग बहुत सिंपल है, बीज डालना, दैट इज सोइंग. अब हमने जब अपनी लैंड को ट्रैक्टर्स की हेल्प से, कल्टीवेटर्स एंड प्लो हो वगैरह की हेल्प से कल्टीवेट कर लिया. नेक्स्ट अब हमें उसमें बीज डालने हैं. ठीक है, तो बीज डालने के प्रोसेस को सोइंग बोलते हैं. और सोइंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्योंकि अगर हम बीज ही नहीं डालेंगे तो प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे. ठीक है, सो sowing is an important part of crop production. I have told you. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmer prefer to use seeds which give high yield. अब जो sowing करने से पहले जो हम सीड्स यूज करते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छे से यील्डिंग होगी. और फार्मर्स कैसे सीड्स यूज करते हैं जो कि हाई यील्ड देंगे. क्लियर, तो गुड क्वालिटी ऑफ सीड इम्पॉर्टेंट है. अब जैसे फार्मर्स जो है सेलेक्ट करते हैं सीड्स को, अब अगर वो अच्छा सीड होगा तो वो तो देखते ही बता देंगे हाँ ये अच्छा सीड है, इससे हाई यील्ड हो जाएगी. बट वहीं अगर उनके आगे एक अजीब सा और बैड सीड दे देंगे तो वो बता देंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इससे तो होगी ही नहीं अच्छी यील्ड. ठीक है, तो सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक है भाई सिलेक्शन ऑफ सीड का. ओके, सिलेक्शन ऑफ सीड. One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. एक दिन, अब जो हमारी ये पहेली है इसने क्या किया, एक दिन देखा अपनी मदर को that she was putting some gram seeds in a vessel. उन्होंने एक वेसल में कुछ ग्राम सीड्स रखे और उसके ऊपर पानी डाला. After a few minutes, some seeds started to float on the top. I wonder why some seeds float on water. ठीक है, अब कुछ मिनट बाद वहाँ पर कुछ सीड्स जो है वो ऊपर फ्लोट करने लग गए और पहली सोचती है कि ये जो सीड्स हैं ये पानी के ऊपर क्यों फ्लोट कर रहे हैं, क्यों तैर रहे हैं. आगे देखते हैं. अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1. देखते हैं फिर एक्टिविटी में हमारा क्या दिया हुआ है. ये लो ले लेते हैं. ओके, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर. एक बीकर लो और उसे हाफ वाटर से फिल कर लो. लाइक इट इज अ बीकर. भाई अजीब सी बन गया. मैं दोबारा बना देती हूँ, बनाने की कोई नीड नहीं थी बट फिर भी. ये एक बीकर है, इसे जो है हाफ वाटर से फिल कर लो. पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल. और इसके अंदर जो है व्हीट सीड्स डाल दो और अच्छे से इसे मिक्स कर लो. वेट फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए वेट करो. तो ये एक्टिविटी बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो. आगे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है. ओके, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. क्या सीड्स होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं वाटर पे. वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक. वो लाइटर होते हैं यानी वो हल्के होते हैं या फिर भारी होते हैं उनसे जो कि सिंक कर जाते हैं, जो कि बॉटम में चले जाते हैं. वाई वुड दे बी लाइटर. वो लाइटर क्यों होंगे. डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड दस लाइटर. Therefore, they float on water. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो डैमेज हो जाते हैं सीड्स वो जो है
खोखले हो जाते हैं, होलो का मतलब होता है खोखले, वो अंदर से खोखले हो जाते हैं और इसलिए हल्के हो जाते हैं, इसीलिए वो जो है पानी पे फ्लोट करते हैं। अब कोई चीज़ हल्की है तभी तो वो ऊपर फ्लोट करेगी, कोई चीज़ भारी होगी तो वो ऑब्वियसली सिंक कर जाएगी वाटर में, इसीलिए वो फ्लोट करता है पानी पे। दिस इज अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है जिससे कि हम सेपरेट कर सकते हैं अच्छे सीड्स को और डैमेज्ड सीड्स को। अब जैसे अगर हमने उसके अंदर वीड सीड्स डाले तो जो उसमें सिंक कर गए वो अच्छे हैं, और जो सिंक नहीं किए ऊपर रह गए वो लाइटर और डैमेज है, इसका मतलब वो अच्छे नहीं है, बैड क्वालिटी के हैं। नेक्स्टली, before sowing, one of the most important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. सो करने से पहले, सोइंग करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, क्या होता है, इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब सीड सो करने के लिए हमें पता होना चाहिए टूल्स जो कि हम यूज कर सकते हैं सोइंग करने के लिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक छोटी सी लैंड है, ठीक है, स्मॉल लैंड है ये, फील्ड, स्मॉल FIEL, यार क्या लिख रही हूँ मैं, स्मॉल फील्ड लैंड है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर सोइंग करनी है तो फिर फार्मर क्या करेगा, ऐसे मुट्ठी में लेगा सीड और फिर ऐसे ऐसे रैंडमली डाल देगा और वो फिर ग्रो हो जाएंगी, तो इजी था। और क्योंकि ये एक स्मॉल एरिया ऑफ लैंड के लिए था, वहीं अगर एक बहुत ऐसा ह्यूज एरिया ऑफ लैंड होगा उसमें क्या ऐसे मुट्ठी भर भर के डाले जाएंगे, और डालेगा भी तो कितना डालेगा, कितना डाल सकता है वो, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग टूल्स का यूज किया जाता है जिससे कि वो जो है लार्ज एरिया में डाल सकेगा, ठीक है। तो अब हम उन्हीं अलग अलग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे दैट फार्मर यूज। ट्रेडिशनल टूल, टूल जो कि ट्रेडिशनल है यानी पहले के टाइम में यूज होता था, ट्रेडिशनल मतलब एंशिएंट के पहले के टाइम में यूज होने वाला। द टूल used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. जो टूल पहले यूज किया जाता था सोइंग करने के लिए वो एक फनल शेप का होता था। यहाँ पे हमें जो इमेज दी हुई है इसके अंदर ये जो टूल है ना, ये है वो टूल जो कि ट्रेडिशनली यूज किया जाता था सोइंग करने के लिए। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। अब ये जो फनल है ना, इसके अंदर सीड्स डाले जाते हैं। फनल पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स pierce into the soil and place seeds there. अब ये जो फनल होता है, क्या होता है इसका प्रोसेस, इसके ऊपर से हम जो है सीड्स डाल देते हैं, काफ़ी सारे सीड्स, लाइक 2 or 3 सीड्स हम डालते हैं और वो जो है ऐसे पाइप से क्रॉस करते हैं और फिर वो सॉइल के अंदर तक चले जाते हैं फ्रॉम द अदर एंड। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्टली हमें एक नेक्स्ट मेथड दिया हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट मेथड जो है वो है हमारा सीड ड्रिल का। सीड ड्रिल भी एक टूल होता है और अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractors. जो सीड ड्रिल होता है इसका यूज किया जाता है सोइंग के लिए ट्रैक्टर्स के साथ, ठीक है। This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. ये जो है सो करता है सीड को यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। ये इक्वल डिस्टेंसेस पे, लाइक अगर जो रैंडमली अगर फेंक दी जाएंगे तो वो कहीं कोई तो इतनी सी दूरी पे होगा, कोई इतनी दूरी पे भी हो जा सकता है, ठीक है। तो वो होता है रैंडम। और यहाँ पे ये इक्वल डिस्टेंसेस और डेप्थ में नीचे तक जाते हैं सीड्स इस टूल का यूज करते हुए। ये इंश्योर करता है कि जो सीड्स हैं वो कवर हो जाए सॉइल से आफ्टर सोइंग, यानी जो हमने सीड डाले हैं वो अब डेप्थ में जाएंगी तो फिर ऑब्वियसली वो सॉइल से कवर हो जाएंगे, तो ये इंश्योर करता है, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, ठीक है। अब ये जो है
प्रिवेंट करता है सीड्स को बर्ड्स के खाने से। अब अगर हमने ऊपर ही रैंडमली डाल दिए हैं तो फिर वो ऊपर ही रहेंगे और उन्हें कोई भी बर्ड आकर खा भी सकती है। तो ये अंदर तक डालते हैं तो फिर बर्ड्स भी नहीं खा पाती। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अब ये ट्रैक्टर की हेल्प से की जाती है तो ये टाइम भी सेव करता है और लेबर भी सेव करता है। नेक्स्टली अब जो हमारा भूजो है वो कहता है There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? तो पूछो कहता है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। नर्सरी वही जहाँ पर प्लांट्स वगैरह रखे जाते हैं सेलिंग के लिए, और वहाँ पे वो कहता है कि मैंने वहाँ पर देखा कि प्लांट्स ना स्मॉल बैग्स में रखे गए थे। फिर वो कहता है कि क्यों रखे गए थे वो इस तरह। उसके बाद हमारी इंटेलिजेंट पहेली कहती है Seeds of few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पैडी, वो सबसे पहले एक नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं और जब वो ग्रो हो जाते हैं सीडलिंग्स में तब उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांट मतलब जब वो एक जगह प्लांट किए गए तो फिर वहाँ से निकाल के उन्हें दूसरी जगह पे प्लांट कर दिया गया और ये ट्रांसप्लांट मैनुअली किया जाता है। Some forest plants and flowering plants are also grown in nursery. कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर आते हैं वो भी नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। Here it is written. फिर है appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. अब इसका मतलब समझो कि जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है यानी इक्वल डिस्टेंस, ठीक डिस्टेंस सीड्स के बीच में वो बहुत नेसेसरी है टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। ओवर क्राउडिंग मतलब एक जगह पे ऐसे पास पास भीड़ इकट्ठा करना, ऐसे भीड़ इकट्ठी नहीं होती है सीड्स के बीच में, प्लांट्स के बीच में। ओके, तो इसीलिए उन्हें अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे ले जाना इंपॉर्टेंट होता है। दिस अलाउज प्लांट टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. ये जो है अलाउ करता है प्लांट्स को sufficient sunlight उन्हें मिल सके, सन से सॉइल से उन्हें न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल सके, क्योंकि एक ही जगह पर अगर सारे ग्रो हो जाएंगे तो फिर उन्हें सफिशिएंट सब कुछ नहीं मिल पाएगा। डिस्टेंस पे होंगे तो फिर उन्हें सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह मिल जाएगा। At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. At times, कुछ प्लांट्स को रिमूव करना होता है टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अब अगर जो है वो पास पास ग्रो हो गए तो वो छोटे से तब तो चलो चल जाएगा, फिर वो बड़े होंगे तो वो ऐसे भीड़ मच जाएगी उन प्लांट्स के बीच में, इसलिए बीच में उन्हें निकालना भी होता है ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक सोइंग का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी मैन्योर ऐड करना और फर्टिलाइजर्स ऐड करने का है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, here is the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. जो सब्सटेंसेस हम सॉइल में ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में जिससे कि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ हो सके, उन्हें हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, हम आगे इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, ये कौन कह रहा है? हमारा भूजो कह रहा है। ओके, भूजो देखता है एक हेल्दी क्रॉप ग्रो करते हुए फार्म में। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो और वहीं पे नेबरिंग फार्म में कुछ प्लांट्स वीक थे। Why do some plant grow better than others? ठीक है, तो क्यों जो कुछ प्लांट्स हैं वो बेटर उगते हैं अदर्स से? ऑब्वियसली द रीज़न कैन बी उन्हें अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, उनमें अच्छी क्वालिटी में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डाले जा रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट अच्छे से की जा रही है, तो दिस कैन बी द रीज़न। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, यहाँ पे है सॉइल सप्लाइज मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल जो है सप्लाई करती है मिनरल और न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप प्लांट्स। These nutrients are essential for the growth of plants.
जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत एसेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कुछ एरियाज में, सर्टेन एरियाज में फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. क्रॉप ग्रो की उसी वक्त वापस से क्रॉप ग्रो की उसी सेम फील्ड में. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो. इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स. जो फील्ड है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ी जाती. ऐसा नहीं किया जाता कि एक बार हमने उसमें क्रॉप्स ग्रो कर ली, किसी भी क्रॉप, कोई भी हमने क्रॉप ग्रो की, उसकी हार्वेस्टिंग वगैरह करके उसे सेल कर दिया, कंज्यूम कर लिया गया, उसके बाद एक्सक्यूज मी, उसके बाद फिर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. Continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients. जो continuous आगे दिया हुआ है, in certain areas farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. अब कुछ एरियाज पे, certain एरियाज में जो फार्मर्स हैं वो एक क्रॉप ग्रो की, उसके बाद फिर उसे हार्वेस्ट कल्टिवेट वगैरह करने के बाद वापस से उसी जगह पर क्रॉप्स ग्रो कर दी, वो भी सेम क्रॉप, मतलब क्रॉप आफ्टर क्रॉप ग्रो किया जा रहा है उसी फील्ड में. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो. इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या हो रहा होगा, वो जो है उसी प्लांट को बार बार न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं और कभी भी एनरिच करने के टाइम उन्हें नहीं मिल रहा है. ठीक है. So continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients. जो continuous cultivation होती है soil की, वो जो है क्या करती है, soil को poor कर देती है nutrients में. अब उसे बार बार cultivate किया जा रहा होगा land को, तो obviously soil में nutrients कम हो रहे होंगे, है ना. Therefore, the farmers have to add manure to the field to replenish द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो उसमें मैन्योर ऐड करते हैं ताकि वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स में एनरिच कर सके, रिप्लेनिश कर सके द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. अब मैन्योर ऐड करने के प्रोसेस को मैन्योर बोलते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. कमज़ोर प्लांट्स हो जाते हैं इम्प्रॉपर या फिर कम मैन्योरिंग की वजह से. ठीक है. मैन्योर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट से जो हमें सब्सटेंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड मैन्योर. और ये पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है क्योंकि प्लांट वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स हो गए या फिर फ्रूट वेस्ट हो गया, दैट इज ऑर्गेनिक. और एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग इज ऑलरेडी ऑर्गेनिक. ठीक है. सो ऑर्गेनिक होता है मैन्योर. फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. जो फार्मर्स होते हैं मैन्योर बनाने के लिए वो प्लांट को या फिर एनिमल के वेस्ट को डंप कर देते हैं पिट्स में, ओपन प्लेसेस में, और उसे डिकम्पोज होगा तभी तो वो मैन्योर बनेगा, इसलिए वो उसे ओपनली लीव कर देते हैं. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और वो जो उसे ओपनली लीव कर देते हैं तो उस सब्सटेंस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और उसे डिकम्पोज करते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो है डिकम्पोजिशन होती है. ठीक है. पॉइंट टू रिमेंबर. The decomposed matter is used as organic matter. You have already learned about vermicomposting in class 6th. तो जो decomposed matter होता है वो organic manure की रूप में यूज में आया जाता है. You have already learned. हमने already learn किया है vermicomposting के बारे में. vermicomposting के बारे में हमने पढ़ा था क्लास 6th में. ठीक है. vermicomposting मैं आपको बता देती हूँ फिर भी if you have not remembered what is this. तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम अर्थवर्म्स को लीव करते हैं और अर्थवर्म्स
अटैक वो अर्थवॉर्म्स जो है जो पील्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स एंड ऑल दैट, उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं और उससे मेन्योर प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग. इसके अंदर रेड ऑफ अर्थवॉर्म्स या फिर अर्थवॉर्म्स का यूज़ किया जाता है बेसिकली, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दिस इज वर्मी कंपोस्टिंग. Nextly, we are given with activity 1.2. okay, so हमें activity 1.2 में क्या दिया हुआ है कि you have to take activity 1.2 में you have to take मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम. मूंग या फिर ग्राम सीड्स ले लो, उन्हें जर्मिनेट करो. सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स, और जो हमने जर्मिनेट किए हैं उनमें से 3 इक्वल साइज की सीडलिंग सेलेक्ट कर लो. टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स. 3 कोई भी एम्प्टी ग्लास ले लो या फिर उसी टाइप के वेसल हम लेने हैं. उसके बाद हमें उन्हें मार्क कर देना है A, B और C. 2 glass A, add little amount of soil mixed with little cow dung and manure. A ग्लास में हमें थोड़ी सी सॉइल डालनी है, वो सॉइल जिसके अंदर हमने थोड़ा मेन्योर डाला हुआ है एंड काउ डंग डाला हुआ है, मिक्स किया हुआ है उसे. उसके बाद ग्लास बी में हमें उतनी ही अमाउंट की सॉइल रखनी है मिक्स्ड विद लिटिल यूरिया. उतने अमाउंट की सॉइल डाल दो ग्लास बी में मिक्स्ड विद लिटिल यूरिया, यूरिया के साथ मिक्स करके. टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग. उसके बाद जितनी अमाउंट की हमने ग्लास ए और ग्लास बी में ली है उतनी ही अमाउंट की सॉइल हमें ग्लास सी में लेनी है और उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना. ग्लास ए में तो हमने काउ डंग और मैन्योर डाला था, ग्लास बी में यूरिया डाला था, पर ग्लास सी में हमें कुछ भी नहीं डालना. उसके बाद हमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है हर ग्लास में एंड प्लांट सीडलिंग्स इन देम. तीनों ग्लास में सेम अमाउंट का वाटर डाल दो और उसके अंदर वो जो तीनों हमने सेलेक्ट की थी जर्मिनेटेड सीड्स में से सीडलिंग जो हमने सेलेक्ट की थी उन्हें डाल दो. कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली. उन्हें सेफ प्लेस पे रख दो जहाँ पे उन्हें कोई इफेक्ट ना करे एंड उन्हें वाटर करो डेली और 7 से 10 दिन के बाद उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करो. ठीक है, सो यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें कि प्रिपेरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, हाउ वी प्रिपेयर्ड देम, एंड देयर इज ग्लास ए, glass B and glass C here. Okay, growing seedlings with manure and fertilizer. Did plants in the glass grow at same place? Same place. उसके अंदर जो हमने plants grow किए वो क्या एक जैसे ग्रो हुए, सेम साइज में ग्रो हुए. Which glass showed? किस ग्लास ने शो किया better growth of plants? तो क्या सभी क्लासेस में सेम ग्रोथ हुई है प्लांट्स की? किस प्लांट में बेटर हुई है? इन विच क्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट? किस क्लास में ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्ट थी? फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स. फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं जो कि रिच होते हैं एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, यानी उनमें सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है या फिर 2 या 3 इस टाइप से पर्टिकुलर होते हैं उसमें. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर्स को हम बनाते हैं फैक्ट्रीज में. सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. NPK जो है ये मोस्ट यूज है क्योंकि नाइट्रोजन होता है इसमें, फॉस्फोरस होता है एंड पोटेशियम होता है. ठीक है, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज. यूज करते हैं जो लोग जो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का, उन्होंने हेल्प किया है, फर्टिलाइजर्स ने फार्मर्स की हेल्प की है बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज. बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. अब अगर हम उसमें ज़्यादा डालेंगे फर्टिलाइजर्स तो उससे जो सॉइल है वो कम फर्टाइल हो जाएगी. फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. फर्टिलाइजर्स, अब देखो फर्टिलाइजर्स क्या है? केमिकल्स ही तो हैं, केमिकल्स ही तो बनाए जाते हैं.
तो अब अगर हम उन्हें एक्सेसिव डालेंगे सॉइल में तो उससे क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा प्लस वाटर पोल्यूशन होगा, राइट। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated fallow between two crops. तो इसीलिए हमें मैन्योर डालना है सॉइल में और हमें जो फील्ड है उसे अनकल्टिवेटेड और फैलो रखना है दो क्रॉप की कल्टीवेशन के बीच में, ठीक है। नेक्स्टली द यूज ऑफ मैन्योर, जो यूज है मैन्योर का वो क्या करता है, इम्प्रूव द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज द वाटर रिटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। यूज ऑफ मैन्योर, मैन्योर का यूज इम्प्रूव करता है सॉइल के टेक्सचर को और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डालता है सॉइल में। Another method of replenish the soil with nutrients is through crop rotation. क्रॉप रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, लेट्स सी। This can be done by growing different crops alternatively. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. तो जो क्रॉप रोटेशन है वो कैसे की जाती है, बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। कि पहले अगर हमने एक फील्ड में राइस उगाया तो नेक्स्ट सीजन में हम उसमें कोई और क्रॉप उगा सकते हैं। और पहले ये जो है फार्मर्स, नॉर्दर्न इंडिया के फार्मर्स लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वगैरह के फार्मर्स यूज करते थे, क्या करते थे वे लेग्यूम्स एज फूडर ग्रो करते थे एक सीजन में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सीजन में वो व्हीट ग्रो करते थे। और ये जो है हेल्प करता था रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, क्योंकि एक जो है एक क्रॉप को नाइट्रोजन चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, तो इसलिए वो जो है रिप्लेनिशमेंट में हेल्प करता था नाइट्रोजन की, ठीक है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, फार्मर्स को एनकरेज किया जा रहा है इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया का हमें पता है, हमने 7th में पढ़ा था, चैप्टर 1 7th के, कि राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। वो जो है सॉल्युबल नाइट्रेट्स प्रोवाइड करता था लेग्यूमिनस प्लांट को। These are present in the nodules of roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. Yes, we had studied in class 7th कि लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करते हैं एक दूसरे को उनके सर्वाइवल में। लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर देता है और राइजोबियम बैक्टीरिया उसे सॉल्युबल नाइट्रेट्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मूविंग अहेड हमें अब आगे दे रखा है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ठीक है। ये है यहाँ पे फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ऊपर फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में तो पढ़ा ही है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर डिफरेंस, ओके। तो फर्स्ट डिफरेंस है फर्टिलाइजर, ओके। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। यस, फर्टिलाइजर जो होता है वो हम ह्यूमंस बनाते हैं। हम ह्यूमंस केमिकल से बनाते हैं, फैक्ट्रीज में केमिकल्स वगैरह का यूज करके फर्टिलाइजर बनाते हैं जो कि इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये फर्टिलाइजर का। उसके बाद मैन्योर। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. Yes, तो जो मैन्योर है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ केटल डंग, जो कि एनिमल डंग, केटल का डंग होता है उसकी डिकम्पोजिशन से, या फिर जो प्लांट रेजिड्यूज यानी जो प्लांट के सब्सटेंस होते हैं उनसे बनाया जाता है, ठीक है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर का ये फर्स्ट पॉइंट था। मूविंग अहेड सेकेंड पॉइंट में हमें क्या कहा गया है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर फील्ड्स में बनाया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट वाज दैट सिंपल। नेक्स्टली थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड
any humus to the soil. जो फर्टिलाइजर होता है ऑब्वियसली वो केमिकल से बना है तो ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता सॉइल को. एंड हेयर मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, काउ डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज से बना है तो ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को. मूविंग अहेड वी हैव आवर फोर्थ पॉइंट. ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में क्या है? Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. अब देखो केमिकल से बने हैं तो केमिकल से होंगे इसमें, तो इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स. और यहाँ पे है मैन्योर में, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. ये जो है मैन्योर ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स में लेस रिच होता है बिकॉज ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है. ठीक है, और अगर कंपैरेटिवली यूसेज देखें तो मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर. देखो ये दोनों काम करते हैं सॉइल को एनरिच करने में, बट जो फर्टिलाइजर होते हैं क्योंकि वो केमिकल से बनाए जाते हैं इसलिए ये सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह कॉज करते हैं. एंड फर्टिलाइज़र जब जैसे फूड में या जो क्रॉप्स कल्टीवेट होती है उनमें जाता है तो वो फिर हमारी बॉडी में जाते हैं क्योंकि कंज्यूम तो हम करते हैं ना, पीपल ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, तो इसीलिए फिर वो हमें भी डिजीज़ कॉज कर सकता है अगर ज़्यादा अमाउंट में हम उसका यूज़ करें तो. ठीक है, सो दिस वॉज द डिफरेंस एंड दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग अहेड here is given table 1.1 gives the differences between a fertilizer and manure. Yes, we have हमने देख लिया टेबल. एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. अब हम पढ़ते हैं मैन्योर के एडवांटेजेस. ओके, द इनऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर. दिस इज बिकॉज अब जो मैंने आपको बताया है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो बेटर होता है फर्टिलाइजर से. क्यों? अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं. ठीक है, so why is this so? First point, it enhances the water holding capacity of the soil. ये enhance करता है water holding capacity soil की. ठीक है, first point ये था. Second, it makes the soil porous due to which exchange of gases become easy. ये soil को porous बनाता है. अब अगर soil porous होगी यानी उसके अंदर से जो एयर है वो पास करेगी, उससे क्या होगा, जो एक्सचेंज है गैसेस का वो इजी हो जाएगा. राइट, क्योंकि अब जो रूट्स हैं, प्लांट रूट्स हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स एट ऑल जो रह रहे हैं उन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इजी बन जाता है इसकी वजह से. नेक्स्ट है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. It increases the number of friendly microbes. कैसे? देखो जो मैन्योर होता है वो कैसे बनता है? डिकम्पोजिशन से. राइट, वेजिटेबल पील्स, एनिमल डंग, काउ डंग वगैरह डिकम्पोज होते हैं तब भी ये बनता है. डिकम्पोज मैंने आपको बताया था अर्थवॉर्म वगैरह से होते हैं, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं. तो उनकी वजह से अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, और मैन्योर जब हम डालते हैं तो सॉइल में भी हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सब्सटेंस वो जो है हेल्प करते हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स की डेवलपमेंट में. ओके, नेक्स्टली हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. जो हमारी सॉइल का टेक्सचर होता है ये उसे इम्प्रूव करता है. ठीक है, हाँ, तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर पे. क्लियर? दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिगेशन. क्लियर? इरिगेशन अब हम पढ़ने वाले हैं. इरिगेशन मैंने आपको पहले थोड़ा सा बता दिया था. इट इज ओनली लाइक इरिगेशन क्या होता है? जब हम पानी प्रोवाइड करते हैं. ओके, पानी प्रोवाइड करना इज इरिगेशन. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब जैसे जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उन्हें वाटर चाहिए, वाटर उन्हें रेन से मिल सकता है, बट वो जो रेन से उन्हें वाटर मिल रहा है दैट इज नॉट कॉल्ड इरिगेशन. जो हम उन्हें वाटर प्रोवाइड करते हैं मैनुअली, लाइक हम जो ह्यूमन्स है वो जब हम खुद आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं, रेन इज नेचुरल प्रोसेस, वी जब हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर. ठीक है,
Now let's read it. Irrigation. All living beings need water to live. We know water is important for proper growth and development. Yes, जो water है वो सभी living organism को चाहिए होता है, living beings को जीने के लिए water बहुत important है proper growth और development के लिए. Water is absorbed by the plant roots. जो water है वो plant की root absorb करते हैं और फिर वो ऊपर leaves and all parts तक पहुँचाते हैं. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. ठीक है, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं पानी के साथ साथ, क्योंकि रूट्स में तो सब कुछ है ही. ओके, प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. ठीक है, अब देखो भाई पानी इतना सारा है ना, 90% वाटर. वाओ, जैसे हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ऐसे ही प्लांट्स कंटेन 90% ऑफ वाटर. ओके, वाटर इज असेंशियल बिकॉज वाटर असेंशियल होता है क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो सीड की जर्मिनेशन होती है वो पानी के बिना नहीं हो सकती, ड्राई कंडीशंस में नहीं हो सकती, इसलिए वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. वी हैड ऑलरेडी हमें इसके बारे में ऑलरेडी पता है, क्लास 7 में हमने पढ़ा था. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट इन क्लास 7. न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. यस, जो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो हर प्लांट तक पहुंचाया जाता है, हर पार्ट ऑफ प्लांट तक. वाटर ऑल्सो, ओके थोड़ा ऊपर जाता है. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. जो फ्रॉस्ट करंट या फिर जो हॉट एयर करंट होते हैं, वाटर जो है उन सब चीज़ों से क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ. हेल्दी क्रॉप ग्रोथ में हेल्प करता है. कैसे? मॉइस्चर मेंटेन करके. फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. यस वी नो, पानी चाहिए होता है फील्ड को, उन्हें रेगुलरली वाटर देना होता है. द सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. आई हैड टोल्ड यू अर्लियर. ओके, मैंने आपको बताया था कि रेगुलरली उसे वाटर देना होता है, विच इज वेरी असेंशियल. इसमें क्या इरिगेशन था, ये इरिगेशन का मैंने आपको बता दिया था. वाटर प्रोवाइड करने के प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं और जो रेगुलर इंटरवल्स पे प्रोवाइड करते हैं. द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. अलग अलग क्रॉप को अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है. वी ऑल नो. सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. सॉइल टू सॉइल, किस टाइप की सॉइल है उसके अकॉर्डिंग उसे वाटर देना होता है. एंड सीजन टू सीजन, कि किस सीजन में उसे कितना चाहिए. मान लो रेनी सीजन है, अब रेनी सीजन में तो कम ही हम उसे देंगे ना वाटर, वेयर एज अब हॉट एंड ड्राई सीजन है, हॉट एंड ड्राई सीजन में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर देना पड़ेगा. ठीक है, सो वेरी करता है, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. ओके, इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर. या मैंने आपको बताया था समर में फ्रिक्वेंसी वाटर की हायर होती है. वाई इज इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स. तो ये क्यों है, क्या इसका रीज़न इवेपोरेशन हो सकता है? ओके, उसके बाद भाई हमारा दोस्त भूजो आ चुका है, तो देखते हैं आप भूजो क्या कह रहा है. हेयर ही इज, आई एम वेरी केयरफुल. भाई कहाँ चलाई है मैंने लाइन भी. ओके, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स. लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड. ओ भाई थोड़ा सा केयरलेस है हमारा भूजो. क्या कह रहा है कि ना मैं इस साल बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ अपने प्लांट्स को वाटर करने में. क्यों? क्योंकि पिछले समर में ना मेरे प्लांट्स जो है वो सूख गए, फिर डेड मर गए. तो ठीक है भूजो भाई, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छे से पानी दिए. ओके, तो भूजो से बातचीत बहुत होती रहेगी. अभी हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर डैम एटसेट्रा, जहाँ से हमें वाटर मिलता है. ओके, उसके बाद है हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो पुराने टाइम में इरिगेशन के लिए मेथड्स यूज़ किए जाते थे. द वाटर इज अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स. यस, जो वाटर होता है वो कहाँ अवेलेबल होता है? वेल्स, लेक्स, कैनाल्स, इन सब जगहों पे अवेलेबल होता है जहाँ से फार्मर्स लेकर अपनी फील्ड में दे सकते हैं. ओके, अलग अलग रीजन से अलग अलग डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं अलग अलग रीजन में फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स.
केटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड। केटल या फिर ह्यूमन लेबर का यूज किया जाता है इन मेथड्स में। सो दीज मेथड्स आर चीपर, मैंने चैप्टर रख दिया। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। अब ये जो मेथड्स हैं ये सस्ते तो होते हैं, सस्ते में काम चल जाएगा, बट ना ये लेस एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं आगे देखते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अब यहाँ पे कुछ हमें ट्रेडिशनल वेज दी गई हैं, क्या क्या है वे, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट मॉट पुली सिस्टम, सेकंड चेन पंप, भाई नीचे हो जाओ, थर्ड है धेखली, एंड फोर्थ है राहत लीवर सिस्टम। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं विथ आर फोटोज। ठीक है, सो दिस इज अ मोट। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये जो है यहाँ से ये वेल है, यहाँ से वाटर लेकर अपनी जो लेक्स है वहाँ, वो फील्ड्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा चेन पंप। देखो दिस इज अ चेन पंप, चेन के सहारे, ये देखो चेन, ये चेन है और पंप का काम कर रही है, तो इसके सहारे जो है पूरे फील्ड में वाटर दिया जाता है। ठीक है, कमिंग अहेड, नेक्स्ट हमारा देखली। सो दिस इज देखली, कैसे यहाँ पे ऐसे यहाँ से ये वुड निकाली गई है एंड वेल में से ऐसे पानी लेकर लिया जा रहा है। सो दिस इज देखली। ट्रेडिशनल मेथड से आजकल यूज नहीं किए जाते हैं, बहुत कम यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट राहत है, ये राहत लीवर सिस्टम। ठीक है, सो ये एक लीवर सिस्टम की तरह वर्क करता है। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था वे है थोड़े ट्रेडिशनल, भाई पुराने ज़माने के मेथड्स आजकल नहीं यूज़ किए जाते यार इतना ज़्यादा। ओके, अब आजकल क्या यूज़ किए जाते हैं, लेट्स सी। आजकल किए जाते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। वो क्या क्या होते हैं? मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड्स ऑब्वियसली हेल्प करते हैं हमें इकोनॉमिकली वाटर को यूज़ करने के लिए। द मेन मेथड्स ऑफ यूज आर एज फॉलोज। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम। अच्छा, स्प्रिंकलर वर्ड सुन के हमें ऐसा लग रहा है ना जैसे हर जगह वाटर स्प्रिंकल करे, है ना? यही है भाई, ये नाम से इसका सब कुछ है। ओके, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये जो सिस्टम होता है ये ज्यादा यूजफुल होता है अनइवन लैंड पे, लाइक ऐसा लेवल नहीं की जाती लैंड। ठीक है, और जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। ये बात याद रखनी है कि जो स्प्रिंकलर होता है उसके अंदर होते हैं नोजल्स। ओके, नोजल्स लिख भी देती हूँ। नोजल्स आर इन स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, ऑन द टॉप आर जॉइंट एट द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। देखो इस टाइप से होता है ये। देखो ये देख रहे हो ऐसे कैसे यहाँ से जो है वाटर ये हर जगह स्प्रिंकलर किया जा रहा है और ये जो है ऐसे प्लांट्स तक, उनके रूट्स तक ऐसे सॉइल में जा रहा है। ठीक है, इस वे में ऐसे ये यूज़ किया जाता है और हर जगह ऐसे इवनली वाटर जाता है। ये ऐसे यहाँ पे ये स्प्रिंकलर ऐसे पाइप की हेल्प से कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, दैट्स क्वाइट सिंपल एंड ईजी। मूविंग अहेड, लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. देखो यहाँ से ये पाइप लगी हुई है और जब वाटर यहाँ से फ्लो करता है मेन पाइप से तब ये जो है एस्केप करता है रोटेटिंग नोजल से, ये रोटेट करते हैं। ओके, it gets sprinkled on the top on the crop as if it is raining. Like जैसे बारिश होती है, ऐसे बारिश है ना, उसके अंदर क्या होता है हर जगह पानी जाता है ऐसे स्प्रिंकल होके, राइट? तो ऐसे ही स्प्रिंकलर सिस्टम वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। अच्छा, वैसे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, डोंट यू थिंक कि इसके अंदर जो है वाटर थोड़ा वेस्ट हो रहा है कि हम डायरेक्टली उनकी रूट्स में भी तो वाटर दे सकते हैं। अब हम ऐसे ऊपर से लाइक ऐसे बारिश की तरह कर रहे हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेस्ट हो रहा है। लाइक ट्रेडिशनल मेथड्स में तो वेस्ट होता ही था वाटर, इसमें भी हो रहा है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले ऐसा ही वाटर, ऐसा मेथड जिसके अंदर वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, विच इज़ गुड मेथड। ओके,
अच्छा ये भी था, बट इट इज लाइक सम वेस्टेज ऑफ वाटर, सो नेक्स्ट वन इज नॉट लाइक दैट. It does not include wastage of water, which is drip system. Okay, what is drip system? In this chapter, in this system, the water falls drop by drop directly near the roots. So it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. देखो, this is a full drip system. ठीक है, ये ड्रिप सिस्टम है. अब यहाँ पे ये पंप लगा हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा है, इस पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है. ओके, अब वाटर जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है. उसके बाद यहाँ से ये अगर आप नोटिस करो तो फिर ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है और फिर ये जो वाटर है ना, ये डायरेक्टली रूट्स को दे दिया जा रहा है. ऐसे हर प्लांट की ना रूट तक इन्हें पहुँचाया जा रहा है वाटर को. अब इसके अंदर एक चीज़ देखो, जो वाटर है वो रूट्स को ही तो चाहिए, रूट्स ऊपर तक पहुंचा देंगी लीव्स वगैरह तक, तो इसीलिए ये बेटर है अकॉर्डिंग टू मी एंड ऑब्वियसली इट इज़, क्योंकि ये डायरेक्टली रूट्स तक पहुंचाता है. एंड स्प्रिंकलर में काफ़ी पानी वेस्ट होता है क्योंकि वो ऐसे हर जगह फैला देता है पानी, एंड पानी तो रूट्स को चाहिए, रूट्स अपने आप ऊपर पहुंचा देती है. सो ऐसे ये वर्क करता है, यहाँ से ये पानी अलग हो जाता है एंड रूट्स तक पहुँच जाता है ऐसे सॉइल में, वो डायरेक्टली बेस पे. ठीक है, इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने उसमें आपको नोसेस बताया था, इसमें है बेस. ठीक है, रीडिंग अहेड, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल. यस, ये देखो मैंने पॉइंट बताया था, यहाँ पे भी दिया हुआ है वाटर, ये जो वाटर है ये एट ऑल वेस्ट नहीं होता है इसमें. इट इज बून, इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर. यस, ये एक वरदान है उन जगहों पर जहाँ पे पानी की कमी है. ओके, इसमें पानी वेस्ट नहीं होता यार, अच्छी चीज़ है ना. मूविंग अहेड, लेट्स रीड, कौन सा कलर ले, चलिए येलो लेते हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. बूझो और पहेली, आहा अपने दोस्त आ गए. बूझे एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सो दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विद वीट प्लांट्स. देखो अब वीड्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ पहले ही बता दिया था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे जो डिफरेंट अलग अलग ऐसे कि हमने राइस की क्रॉप की और ग्रास उग गए, तो फिर हमने बताया था मैंने आपको वीड्स के बारे में. तो वही सब इसमें और ज़्यादा अच्छे से बताया गया है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो इस कंसेप्ट को हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं बिकॉज वीडियो पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है. ओके, तो बूझो और पहेली जो है नियर बाय वीट फील्ड में जाते हैं और देखते हैं कि कुछ अदर प्लांट्स थे फील्ड में ग्रोइंग अलॉन्ग विद वीट प्लांट्स. वीट के साथ साथ कुछ और भी उग रहे थे एंड दे आर वीड्स. हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली. तो क्या इन्हें भी पर्पस के लिए क्या इन्हें भी पर्पस के लिए उगाया गया था. लेट्स रीड अहेड. In a field, many other undesirable plants may grow naturally with a crop. These undesirable plants are called weeds. ठीक है, तो जो एक फील्ड होती है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि हमारी नीड में नहीं है, अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो करते हैं और उन्हें वीड कहते हैं. अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं, दैट आर कॉल्ड वीड्स. ओके, द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग. जो रिमूवल होता है वीड का, दैट इज सिंपली कॉल्ड वीडिंग. वीडिंग इज necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrient, space and light. भाई मैंने आपको बताया था कि जब एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उन्हें डिफरेंट चीज़ें चाहिएंगी, जैसे कि उसे न्यूट्रिएंट भी चाहिए, उसे स्पेस भी चाहिए, वाटर चाहिए, अब उसे सॉइल से जो मिनरल्स वगैरह मिल रहा है वो भी चाहिए, उसे सनलाइट भी चाहिए. तो फिर ऐसे कंपटीशन होता है, दे कॉम्पीट. देखो, compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. अब वो इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो फिर ज़्यादा तो हमें उन्हें देना है ना, जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो वीड को भी जा रहा है, इसलिए दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. Some weeds interface in harvesting and may be poisonous for animals. कुछ जो weeds होते हैं वो animals के लिए poisonous भी हो सकते हैं. Poisonous for animals and human beings. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. ठीक है, farmers जो है काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे methods यूज़ करते हैं उन्हें prevent करने के लिए. Clear? Tilling before sowing of crops help in uprooting and killing of weeds. Yes. टिलिंग और प्लोइंग हमने ऊपर पढ़ा था,
वो जो है हेल्प करती है अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स में, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, जो कि ड्राई अप हो जाए और मिक्स हो जाए वो सॉइल से अच्छे से। लाइक हो सकता है ना कि अब टिलिंग हम करेंगे तो फिर वो लाइक जो एक्स्ट्रा उसके अंदर पहले से सीड्स होंगे वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। इवन कुछ एरियाज में दिस इज नॉट अ गुड थिंग, पर कुछ एरियाज में क्या करते हैं ना कि लैंड को क्रॉप ग्रो करने से पहले ऐसा पूरा अच्छे से जला देते हैं कि जब वो जलेगी तो फिर साथ में जो एक्स्ट्रा सीड्स होंगे वो अपने आप जलते रहेंगे और रिमूव हो जाएंगे। आई विल नॉट सजेस्ट इट टू बी यूज, क्योंकि ये एक अच्छा मेथड नहीं है, मतलब इससे पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। दिस इज नॉट अ गुड मेथड, बट क्योंकि काफ़ी जगहों पर यूज़ करते हैं लोग कुछ जगहों पे, तो दैट्स वाई आई थॉट टू टेल यू। ठीक है, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। ठीक है, तो बेस्ट टाइम है उन्हें रिमूव करने का। सारा सेलेक्ट हो रहा है बार बार। ठीक है, जिससे बेस्ट टाइम जिससे पहले वो फ्लावर प्रोड्यूस करें और सीड्स। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड। देखो अब मैनुअली रिमूव ऐसे जगह जगह पर जाओ, अब छोटी फील्ड है तो हो जाएगा, ऐसे हाथों से उखाड़ दो उन्हें। ठीक है, सिंपल। एंड कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। हाँ, जाकर उन्हें उखाड़ दो या फिर उन्हें काट दो टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। ठीक है, ये किससे किया जाता है? खुरपी की हेल्प से। ये रहा खुरपी। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल का भी यूज कर सकते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। जैसे पेस्टिसाइड्स होता है ऐसे ही वीडिसाइड्स होता है। पेस्टिसाइड्स पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, वीडिसाइड वीड कंट्रोल करने के लिए। ओके, लाइक 2,4-D ये एक एग्जाम्पल है पेस्टिसाइड का विच इज यूज्ड। These are sprayed in the fields to kill the weeds। भाई बार बार सारा सेलेक्ट हो रहा है, इतनी बार हो चुका है। ओके, कंटिन्यूइंग। ये किल करने के लिए होता है वीड्स को। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं। ये जो है वाटर के साथ डाइल्यूट कर दिए जाते हैं टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर। इन्हें स्प्रेयर की हेल्प से स्प्रेड कर दिया जाता है। हेयर ये देखो, ये स्प्रे कर रहा है पेस्टिसाइड्स ये। ओके, फिर अपना बूझो, वापस से आ गया अपना फ्रेंड। ओके, बूझो ये रहा, क्या कहता है? डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। ठीक है, तो ये इस पर्सन की बात कर रहे हैं कि ये जो स्प्रे ले रहा है ये वाला पर्सन, क्या इसे अफेक्ट करेगा ये वीडिसाइड? As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weed before flowering and seed formation। फ्लावर और सीड फॉर्मेशन से पहले ही हमें वीडिसाइड का यूज करना चाहिए। ओके, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। यस, स्प्रेइंग जो वीडिसाइड स्प्रे करते हैं वो उनके हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें इन केमिकल्स को बहुत ही केयरफुल यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। यस, इसने भी मास्क लगाया हुआ है विच इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट इट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग सिंपल सी बात है, जो हमारी क्रॉप्स ग्रो हो गई हैं उन्हें वहाँ से निकालना एंड यूज़ करना कंजप्शन के लिए या फिर सेलिंग के लिए। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग विच इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। ओके, हार्वेस्टिंग ये रहा। ओके, हार्वेस्टिंग इज अ क्रॉप, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जो हार्वेस्टिंग होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि अगर क्रॉप्स हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं कंजप्शन के लिए, तो उन्हें निकालना, उन्हें यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और द कटिंग ऑफ क्रॉप, जो हम उन्हें कट करते हैं क्रॉप्स को आफ्टर देयर, जब वो मेच्योर हो जाती हैं तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। उन्हें जो है इसे ग्राउंड से निकाल दिया जाता है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। 3 से 4 महीने लग जाते हैं सीरियल क्रॉप को मेच्योर होने के लिए। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन बाय मैनुअली, बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ठीक है, अब ये दो तरह से हो सकती है, या तो ये जो हमें यहाँ पे ये सिकल दिया हुआ है, ये सिकल है, इसकी हेल्प से हो सकती है, या फिर
जो हमारे हार्वेस्टर होते हैं, मशीन विच इज कॉल्ड हार्वेस्टर, इसकी हेल्प से हो सकती है। ओके और है यहाँ पे इन द हार्वेस्टेड क्रॉप yes, in the harvested crop the grain seeds need to be separated। जो हार्वेस्ट हम क्रॉप कर लेते हैं उसमें ग्रेन सीड्स जो है नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। शाफ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है भूसा, ठीक है, तो उससे सेपरेट होना होता है इसे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग, ठीक है, जो सेपरेट करने का प्रोसेस होता है सीड ग्रेन्स को शाफ से। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। तो यहाँ पे ये जिस मशीन की आपको पिक्चर दी हुई है, दिस मशीन इज कॉम्बाइन, और कॉम्बाइन जो है ये एक हार्वेस्टर के साथ साथ एक थ्रेशर भी है, ठीक है, ये हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। मूविंग अहेड, अब यहाँ पे जो पहेली है वो कहती है आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय फार्मर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ है कि हार्वेस्टिंग करने के बाद यानी कटिंग करने के बाद क्रॉप्स की उनमें स्टब्स रह जाते हैं। अब स्टब्स का क्या मतलब होता है, स्टब्स ना लेफ्ट ओवर सब्सटेंस, लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है क्रॉप्स का। लाइक अगर हमने व्हीट की क्रॉप है, हम उसे ऊपर से काटेंगे तो उसका जो नीचे का पार्ट या फिर जो रूट्स वगैरह बच गए, दे आर ऑल स्टब्स। और उन्हें रिमूव करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो फील्ड को जला भी देते हैं, विच इज अ बैड थिंग। पहेली इज वरिड, शी नोज दैट इट कॉजेज पॉल्यूशन। यस, इससे पॉल्यूशन कॉज होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। एग्जैक्टली, ये फायर भी पकड़ सकते हैं एंड जो क्रॉप्स हैं, जो फील्ड में क्रॉप्स हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं इससे। मूविंग अहेड, farmers with small holding of land do the separation of grain and chaff by winnowing। हमें विनोइंग के बारे में ऑलरेडी पता है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था विनोइंग के बारे में। विनोइंग क्या होता है, जो एयर से, हवा, विंड से जो अलग किया जाता है ग्रेन और शाफ, उसे बोलते हैं विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था, है ना। सो दिस इज अ विनोइंग मशीन, दिस, ओके। आगे है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest। 3 और 4 months जितने टाइम में वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसके बाद एक डे आता है हार्वेस्ट का। The sight of golden fields of standing crop laden with grain fills the heart of farmer with joy and a sense of well-being। The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little। तो जो 3 महीने 4 महीने फार्मर्स इतनी मेहनत करके क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उस हार्वेस्ट के डे पे जब उन्हें हार्वेस्टिंग करनी होती है तो वो खुश होते हैं। एंड यहाँ पे दिया हुआ है द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय, वो उन्हें खुश कर देते हैं। The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India। Yes, जब भी डे आता है हार्वेस्ट का तो वो पूरे भारत के फार्मर्स के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। Men and women celebrate it with great enthusiasm। enthusiasm मतलब जोश। Men और women दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं इसे with great enthusiasm, पूरे जोश के साथ। Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabanya and Bihu। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज यानी किसी चीज को स्टोर करना। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क
If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insect, rats and microorganism. ये स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर हमें ग्रेन्स को काफ़ी टाइम तक सेफ रखना है तो उन्हें हमें किसी ऐसी जगह पे, किसी सेफ जगह पे रखना होगा जहाँ पे दे कुड बी सेफ फ्रॉम, वहाँ पे मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो सेफ रह सके, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ओके, हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर. जो हार्वेस्ट करते हैं ग्रेन्स उनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है. इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism, making them unfit for use or for an germination. Yes, तो जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स या फिर जो सीड्स होते हैं, अगर हम उन्हें बिना ड्राई किए, उन्हें सुखाए बिना ऐसे ही स्टोर कर देते हैं तो फिर वो खराब हो सकते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सब्सटेंसेस पे अटैक कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए अनफिट फॉर यूज उन्हें बना देते हैं. नेक्स्ट है, hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसलिए उन्हें हम सन में ड्राई करते हैं जिससे कि उनके अंदर का मॉइस्चर फिनिश हो जाए. This prevent the attack by insect, pest, bacteria and fungi. ओके, नेक्स्ट हमारी पहेली आ गई है, हमारी फ्रेंड पहेली. देखते हैं ये क्या कह रही है. पहेली कहती है, I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. तो पहेली ने अपनी मम्मा को देखा, अपनी मदर को देखा कि वो कुछ ड्राइड, सूखे हुए नीम के पत्ते सूखे हुए वो एक आयरन ड्रम में रख रही थी जिसमें कि व्हीट था. आई वंडर्ड व्हाई, और वो सोचती है क्यों. ऑब्वियसली टू स्टोर देम, जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर रह सके, ज़्यादा टाइम तक वो बिना खराब हुए रह सके. ओके, अब यहाँ पे है सिलॉस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ऐसे काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है जिससे कि वो ख़राब ना हो सके. ओके, अब ये देखो, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज. ये गनी बैग्स में, इनमें सारे ये ग्रेन स्टोर किए गए. इतने सारे जो आप गनी बैग्स देख रहे हो ना, इन सब के अंदर ग्रेन स्टोर किए गए हैं फॉर अ लॉन्गर यूज. ओके, farmers store grain in jute bags or metallic bins. However, large scale of storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. तो सिलॉस क्या होता है. सिलॉस में आपको ऊपर पिक्चर में दिखाई थी, ऐसे बड़ी बड़ी लार्ज बिल्डिंग्स होती हैं जिसके अंदर ग्रेन स्टोर किया जाता है, और ग्रेनरीज भी ऐसे गनी बैग्स में जहाँ पर स्टोर किया जाता है. तो ये बेसिकली स्टोरेज प्लेसेस हैं. ये देखो यहाँ पे ये सिलॉस और ये यहाँ पे ग्रेनरीज, जहाँ पे गनी बैग्स में स्टोर किया जाता है. कॉन्टिन्यूइंग इन्हें यहाँ पे स्टोर क्यों किया जाता है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड ड्राइड नीम लीफ आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. जो ड्राइड नीम लीफ हैं उन्हें यूज करते हैं घर पे ही स्टोर करने के लिए. और जो लार्ज क्वांटिटी होती है ग्रेन्स की, वो बिग गोडाउन्स में स्टोर की जाती हैं. कैसे? उनके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट्स करके. स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए. अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है फूड फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स से हमें क्या फूड मिलता है. एक्टिविटी 1.3, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीटेड. अब हमें इसे कंप्लीट करना है, तो इसे कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट, मिल्क. हमें फूड दे रखा है और इसकी सोर्सेज का बफलो, शीप, गोल्ड, कैमल वगैरह. तो काउ, बफलो, शी गोट, शी कैमल. तो अब यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, और हमें मिलता है मीट. मीट हमें किससे मिलता है, hen से, पिग से हमें मिलता है मीट. और हनी इज अ वेरी गुड सोर्स. हनी हमें मिलता है बीज से, मधुमक्खी से. और हमें क्या मिलता है, फिश मिलती है, एग मिलता है, एग.
एग हमें मिलता है हैन से, डक से मिलता है, और यहाँ पे मैं 5th पॉइंट लिख देती हूँ। 5th पॉइंट फिश, फिश हमें किससे मिलती है? फिश से। ओके, तो हमने टेबल कर ली है। यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन इन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड विद अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो प्लांट्स की तरह ही हमें एनिमल्स भी काफी सारा डिफरेंट टाइप का फूड देते हैं। मैनी पीपल लिव इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो जो लोग कोस्टल एरियाज में यानी समुद्र के पास रहते हैं वो फिश को कंज्यूम करते हैं एज देयर मेजर डाइट, क्योंकि उनके एरिया में फिश इजीली मिल जाती है। In the previous classes you have learned about the food that we obtain from plants. Previous classes में हमने उस फूड के बारे में पढ़ा जो कि हमें obtain होता है प्लांट से। हम अब तक प्लांट्स वही फूड उसी फूड के बारे में पढ़ रहे थे जो कि हमें प्लांट से मिलता है। We have just seen that the process of crop production involve a number of steps like selection of seed, sowing, etc. तो हमने जस्ट अभी देखा है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग, इरिगेशन एंड ऑल दैट। Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. तो जैसे हम जो एनिमल्स को रखते हैं जिससे कि हमें सोर्सेज प्रोवाइड होते हैं काफ़ी सारे, जिससे कि हमें चीज़ें फूड प्रोवाइड होते हैं काफ़ी सारे, उन्हें भी हमें अच्छे से फूड देना चाहिए, शेल्टर देना चाहिए और केयर के साथ रखना चाहिए। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. तो जब हम इसी चीज को काफी लार्ज स्केल पे काफी सारे एनिमल्स के साथ करते हैं, दैट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ओके, तो अब यहाँ पे है पहेली जो कि हमें कह रही है फिश इज गुड फॉर हेल्थ। फिश हमारी हेल्थ के लिए गुड होती है। वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। तो हमें फिश से क्या मिलता है? कोड लिवर ऑयल, जो कि बहुत रिच होता है विटामिन डी में। सो इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने इस वीडियो में पूरे चैप्टर 1 की समरी, हमने मतलब पूरा चैप्टर 1 रीड कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड ये तो हमने चैप्टर 1 की थी। हम आगे चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड ऑल दैट आप काफ़ी सारे चैप्टर्स ही करने वाले हैं, तो उसके लिए ना बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लो जिससे कि आप किसी भी चैप्टर को मिस ना करो। तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।